हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को एक नई बुक स्टार्ट कराने जा रहा हूं। इस बुक का नाम है कंपनसेशन मैनेजमेंट। ये कंपनसेशन मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो 6 सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है। इसको सेलेक्ट करना होता है या फिर इसके जगह कोई दूसरी बुक अवेलेबल होती है जिसको चूज़ करना होता है। तो बेसिकली अगर जिन स्टूडेंट्स ने कंपनसेशन मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर रखा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आप सभी को बता दूं कि अब कंपनसेशन मैनेजमेंट का पूरा कोर्स जो है वो इसमें अपलोड करूंगा। मैं पूरे सारे के सारे लेक्चर्स जो है अपलोड करूंगा, जिससे आप सभी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो मैं आपको बता दूं कि इसके नोट्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। आप लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन पे और उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। और इसके साथ साथ इसके जितने भी आगे के लेक्चर्स हैं चैप्टर्स वाइज, वो सारे के सारे अपलोड होंगे। हम बात करेंगे कंपनसेशन के बारे में। बेसिकली कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। कंपनसेशन का मतलब होता है कोई भी एम्प्लॉयज़ को कोई भी एम्प्लॉयज़ जिनको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाए उसे कहेंगे कंपनसेशन। नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल रिवॉर्ड कभी भी एम्प्लॉयज़ को देते हैं उनकी सर्विसेज के बदले में, उसे कहते हैं कंपनसेशन। अब चाहे वो सैलरीज हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो एडिशनल बेनिफिट्स हो। एडिशनल बेनिफिट्स मतलब उनको या तो हेल्थ इंश्योरेंस दें उनका, या फिर उनको लाइफ इंश्योरेंस दें, उनको कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड कराएँ, है ना। एजुकेशनल फ़ंड दें उनको, एम्प्लॉयज़ को, उनके बच्चों को, उनके चिल्ड्रंस को, है ना। या फिर उनको कोई हाउस प्रोवाइड कराएँ, हाउस रेंट दें। ये सारा का सारा क्या कहलाता है, कंपनसेशन कहलाता है। कंपनसेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड देने के फॉर्म में हो, चाहे वो सैलरीज देने के फॉर्म में हो। जैसे मैंने आपको बताया है कंपनसेशन के कितने पार्ट, कंपनसेशन के एग्जांपल क्या क्या हैं, वेजेस, सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कंपनसेशन के कितने पार्ट होते हैं। बेसिकली कंपनसेशन जो मैंने आपको बताया अभी के अभी, कंपनसेशन को हम एम्प्लॉय कंपनसेशन भी कह सकते हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक बेस कंपनसेशन, दूसरा है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। एम्प्लॉय कंपनसेशन को हम दो पार्ट में जान सकते हैं, एक है बेस कंपनसेशन, दूसरा है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। बेसिकली बेस कंपनसेशन का मतलब वो मॉनेटरी बेनिफिट जो किसी भी एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, उसे कहते हैं बेस कंपनसेशन। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी लेबर को जब एम्प्लॉयर क्या देता है, वेज देता है या सैलरी देता है, इन द फॉर्म वेज देता है या सैलरी देता है, उसे कहते हैं बेस कंपनसेशन। अब अगर किसी वर्कर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, वर्कर या लेबर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो, दिन की दिहाड़ी दिहाड़ी कहते हैं ना जिसे, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, वेजेस। और अगर किसी एम्प्लॉय को अगर हम मंथली बेसिस में उनको उसको इनकम दे, उसे कहेंगे सैलरी। ऑफिस एम्प्लॉयज़ को जब हम कंपनसेशन देते हैं मंथली बेसिस पे, उसे कहते हैं सैलरी। लेकिन अगर लेबर को डेली बेसिस पे अगर क्या दें, उनको पेमेंट दें, रेम्यूनरेशन दें, तो उसे कहते हैं वेजेस। यही कहलाता है बेस कंपनसेशन। इसमें कोई एडिशनल बेनिफिट ऐड नहीं होता, याद रखिएगा, इसमें कोई एडिशनल बेनिफिट ऐड नहीं होता। ठीक है। अब बात करेंगे कंपनसेशन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन की, जो इसका दूसरा पार्ट है, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, जो कि इसका दूसरा पार्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है फ्रिंज बेनिफिट। इसको हम फ्रिंज बेनिफिट के नाम से भी जानते हैं। कंपनसेशन का दूसरा पार्ट जो है ना, पहला पार्ट बेस कंपनसेशन, दूसरा सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन को हम फ्रिंज बेनिफिट के नाम से भी जानते हैं। और फ्रिंज बेनिफिट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री वो हम एम्प्लॉयज़ को जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है क्या देता है, एडिशनल बेनिफिट्स देता है। एडिशनल बेनिफिट्स का मतलब फॉर एग्जांपल हाउसिंग, सब्सिडाइज फूड, मेडिकल एड एक्सेट्रा, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। मतलब जब कभी भी एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाए, एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएँ। एडिशनल बेनिफिट समझ रहे हैं ना आप, उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। यही बता रहा है फ्रिंज बेनिफिट, इसका एक एडिशनल नाम। ये कहलाता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। जब उनको फूड, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब देते हैं, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं कुछ ही घंटों में दे दूंगा आपको। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के टाइप्स के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कंपनसेशन के दो पार्ट होते हैं, बेस कंपनसेशन, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। अब मैं बता रहा हूँ पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क का मतलब, इसका नाम से इसका मतलब समझ में आ रहा है। पेमेंट फॉर टाइम मतलब उस टाइम के लिए पैसा देना जब एम्प्लॉयज़ काम ही ना कर रहे हो। समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसमें कह रहा है उस टाइम के लिए एम्प्लॉयज़ को पैसा देना जब वो
काम ना कर रहे हों। अब वो किस टाइम पे एम्प्लॉइज़ काम नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल डेली बेसिस पे जब एम्प्लॉइज़ खाना खाता है। अब इंसान के एम्प्लॉइज़ क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है और ह्यूमन बीइंग को काम करने के लिए खाना खाने की आवश्यकता होती है। लंच के टाइम पे वो खाना खाते हैं और उस टाइम पे जब वो काम नहीं कर रहे होते, उस टाइम कभी एम्प्लॉइज़ को पैसा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उस टाइम कभी पैसा दिया जाता है। तो उससे कहते हैं पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। अब जब एम्प्लॉइज़ खाना खाता है, आधे घंटे के लिए जब खाना खाता है, ब्रेक लेता है, तो उसे कहेंगे, उस पीरियड को कहते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉइज़ को जब वॉशरूम जाना होता है ना? और थोड़ा रेस्ट करना होता है जब पूरे की पूरी शिफ्ट के दौरान, ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली वो 5-6 घंटे तक लगातार काम करते रहे, मगर उसके लिए उसको थोड़ा-सा ब्रेक दिया जाता है 5 से 10 मिनट का। उस ब्रेक पीरियड में भी उस एम्प्लॉयी को उस ब्रेक पीरियड का भी पैसा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यही एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो ये कहलाता है पेमेंट फॉर टाइम फॉर नॉट वर्क, ठीक है? उस टाइम पे भी एम्प्लॉइज़ को पैसे देना जब वो काम ना कर रहा हो। अब नेक्स्ट पार्ट है, ये भी एक सप्लीमेंट्री बेनिफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री बेनिफिट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कंपनी की तरफ, ताकि वो कंपनी में जॉब कर सकें और कंपनी एम्प्लॉइज़ को, टैलेंटेड एम्प्लॉइज़ को, जो टैलेंटेड स्किलफुल एम्प्लॉइज़ हैं, उनको हायर कर सकें। ये एक तरीका होता है कंपनी का। ये सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हज़ार्ड प्रोटेक्शन। हज़ार्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? अब वो बात करेंगे। सो बेसिकली हज़ार्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? हज़ार्ड प्रोटेक्शन का मतलब हज़ार्डनेस ऑफ इलनेस, इंजरी, डेब्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, पर्सनल परमानेंट डिसेबिलिटी। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहा हो और काम करते वक्त उसको कोई चोट लग जाए, तो उसका पैसा भी कंपनी ही पे करती है। फॉर एग्जांपल जब लेबर मशीन्स के साथ काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है, उनको ना मशीन के साथ साथ काम करते वक्त कई बार उनको इंजरी हो जाती है, तो इंजरी का पैसा भी कंपनी को ही पे करना होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉई कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा होता है, तो उसका पैसा भी कंपनी ही, इंडस्ट्री ही पे करती है। और थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयज़ को जो है हेल्थ बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। हेल्थ बेनिफिट जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जितना भी एम्प्लॉयज़ काम करती है, कंपनी काम करती है एम्प्लॉयज़ के लिए, उसे कहते हैं हज़ार्ड प्रोटेक्शन, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट में। अब बात करेंगे एम्प्लॉय सर्विस के बारे में। सो बेसिकली एम्प्लॉय सर्विस भी एक सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का ही पार्ट है। सो कंपनसेशन के 2 पार्ट हैं, बेस कंपनसेशन, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के ये सारे के सारे पार्ट हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। अब एम्प्लॉय सर्विस क्या होता है? एम्प्लॉय सर्विस का मतलब हाउसिंग, फूड, मेडिकल, रिक्रिएशन, कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशन, ट्यूशन। हाउसिंग, फूड का मतलब अगर कभी भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो कई बार कंपनीज़ जो होती हैं ना, एम्प्लॉय को नहीं कहती कि वो अपनी तरफ से अपने घर से खाना लाएँ। लंच के पीरियड में उनको खाना खाना होता है, तो एम्प्लॉइज़ को कहा जाता है कि आपको ऑफ़िस की तरफ से ही खाना दिया जाएगा, ऑफ़िस में ही खाना खिलाया जाएगा, आप अपने घर से खाना नहीं लेके आएँगे। ये कहलाता है एम्प्लॉय सर्विसेज, ठीक है? हाउसिंग, फूड, और ये एम्प्लॉय सर्विसेज भी होता है, एम्प्लॉय सर्विस का एक पार्ट है, ठीक है? उसका एक और एग्जांपल है मेडिकल, करियर काउंसलिंग। अगर कोई एम्प्लॉय कम एज का है, तो उसका करियर बनाने के लिए, आगे वो फ्यूचर में कितनी उसकी ग्रोथ होगी, वो कितना आगे तक जाएगा, उसे कहते हैं करियर काउंसलिंग। तो अगर फॉर एग्जांपल कई बार जैसे हम सब हैं स्टूडेंट्स, है ना? तो ये सारे के हम सारे स्टूडेंट्स जो हैं फ्यूचर में क्या-क्या कर सकते हैं, कितनी ग्रोथ हो सकती है, वो सारी की सारी गाइडिंग भी ये कंपनी ही प्रोवाइड करती है उनके बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है एजुकेशन ट्यूशन। एजुकेशन ट्यूशन मतलब फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं इस टाइम पे। बीकॉम ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट। सो ये कंपनसेशन जो मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, तो इसको समझाने के लिए जो ट्यूशन दिया जाता है, कई बार कंपनी ही देती है, ठीक है? तो कई बार क्या है, कंपनी ही अपनी तरफ से ट्यूशन प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें, और उनको पढ़ाई के साथ साथ जो है एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय प्रॉपरली काम भी कर सकें, उसे ही कहते हैं एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है? ये एग्जांपल होता है किसका, ये एक पार्ट है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का। और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन किसका पार्ट है? कंपनसेशन का, ठीक है? कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं लीगल पेमेंट की। लीगल पेमेंट भी सप्लीमेंट्री कंपनसेशन का ही पार्ट होता है। लीगल पेमेंट का मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर फॉर एग्जांपल वो सामान, कंपनी का ही सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, कंपनी के गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, लेबर होते हैं ना जो कंपनी का गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो उस पर केस बनता है, और उसको फिर जो लेबर है उसको कौन छुड़ाएगा, ट्रक ड्राइवर को कौन छुड़ाएगा, और उसके लिए लॉयर कौन कराएगा, ये सारी की सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उस पर किसी ने आरोप लगा दिया,
और जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है कंपनी के अंदर, तो उसको जो है लॉयर कौन प्रोवाइड कराएगा, उस पे किसी ने केस कर दिया, तो उसको जो है केस करने के बाद उसकी फैसिलिटीज़ ये कौन प्रोवाइड कराएगा, कंपनी ही प्रोवाइड कराएगी। तो लीगल से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी होती है, कई बार कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब ये ऐसा नहीं होता कि हर केस में ही ऐसा होता है, कुछ कंपनीज़ प्रोवाइड कराती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकें कंपनी के अंदर और कंपनी को जॉइन करें, ठीक है। इससे कंपनी का ही फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो। ये फॉर एग्जांपल ले ऑफ कंपनसेशन, है ना, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होता है ना, ओल्ड एज बेनिफिट का प्रीमियम भी कंपनी ही पे करती है, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट मिल सके, ताकि वो अपना रिमेनिंग टाइम पोर्शन कवर कर सके और उस पैसे के थ्रू, ठीक है। एक पेंशन की तरह काम करता है ये। नेक्स्ट है अदर प्रिक्विजिटिव बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। फिर बता दूं, अदर प्रिक्विजिटिव एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉय के लिए होता है। तो अदर प्रिक्विजिटिव जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है। अब वो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी का एक चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये किसी दूसरी कंट्री में जा रखा है कंपनी के काम से रिलेटेड, तो उसको घर प्रोवाइड कराना, उसको प्राइवेट जेट भी प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपनी मीटिंग्स को टाइम टू टाइम कवर कर सके, अपने जो एयरपोर्ट है वहाँ से जहाँ पे उसको मीटिंग में जाना है वहाँ टाइमली पहुँच सके, उसे क्या कहेंगे, तो उसको प्रोवाइड कराते हैं एयरक्राफ्ट ना, एयर जेट जो होते हैं प्राइवेट एयर जेट, और कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट भी मिलता है और कई बार क्लब मेंबरशिप भी मिलती है, ताकि इन सब फैसिलिटीज़ को देख के एम्प्लॉय खुश हो और अपना 100% ऑफ क्या कहते हैं कंपनी में लगाए, 100% दे। इसलिए ही ये, लेकिन ये सारे के सारे बेनिफिट जो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये अदर प्रिक्विजिटिव में प्राइवेट कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट जो दे रहा है ना, एयर जेट दे रहा है, और कंपनी का अपार्टमेंट दे रहा है, क्लब मेंबरशिप दे रहा है, होम सिक्योरिटी दे रहा है, ये सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में, जिसके लिए जो टॉपिक हम पढ़ने वाले थे। बेसिकली कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का एक इंटीग्रल पार्ट, जिसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर कंपनी अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, क्या करती है, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, और उसके बाद उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करा जाता है। मोटिवेट किस फॉर्म में किया जाता है, उनको रिवॉर्ड देके, है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट देके, और उस पेमेंट के थ्रू कंपनी के लॉन्गर टर्म में वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट। मतलब कोई एम्प्लॉय है, पहले मैनेजमेंट क्या करता है, एम्प्लॉय को हायर करता है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देके, टैलेंटेड स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को हायर करता है ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी देके, और उसके बाद उन एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए एडिशनल बेनिफिट भी देते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और इनका भी प्रीमियम कंपनी भर देती है कई बार, ठीक है। ये कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। सो ये कंपनसेशन मैनेजमेंट कहलाता है पूरा का पूरा प्रोसीजर। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट के। कंपनसेशन मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट का, वो है टू स्टैब्लिश अ फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन ऑफरिंग सिमिलर पे फॉर सिमिलर वर्क। इसमें कह रहा है कंपनी के अंदर कई बार फेयर और इक्विटेबल कंपनसेशन दिया जाता है। फेयर और इक्विटेबल कंपनसेशन का मतलब उनको बराबर सैलरी देना, उनके वेज रेट के अकॉर्डिंग उनको सैलरी देना, उनसे कोई अनबायस तरीका नहीं उनको देना। मतलब उनको कोई ऐसे उनके साथ ऐसा ना करें कि किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को कम सैलरी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका रिलेटिव है। उसके रिलेटिव होने की वजह से उसको कम सैलरी उसको ज़्यादा सैलरी दे रहे हो और दूसरे एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी दे रहे हो, ऐसा कुछ ना करें। सभी को फेयर और इक्विटेबल पैसा दें, सैलरी दें, वेजेस दें, है ना, उनकी वेज रेट के अकॉर्डिंग। और यही कहलाता है एक ऑब्जेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट का। सेकंड कंपनसेशन है टू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सनल। जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, टैलेंटेड और स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को हायर करना क्या कहलाता है कंपनसेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। टैलेंटेड लोगों को हायर करें ताकि कंपनी की ग्रोथ हो। नेक्स्ट है टू रिटेन द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ बाय कीपिंग वेज लेवल इन ट्यून विद कम्पिटिटिव यूनिट। इसमें कह रहा है जो प्रेजेंट में जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनको लॉन्गर टर्म तक कंपनी के अंदर रखना। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लॉन्गर टर्म तक रखना। अब वो लॉन्गर टर्म तक क्या कहते हैं, कीपिंग वेज लेवल ट्यून इन कम्पिटिटिव यूनिट। तो कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ को अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे, पहले सैलरी अच्छी देंगे, उसके साथ साथ उनको एडिशनल बेनिफिट देंगे। एडिशनल बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और उनको कंपनी अपार्टमेंट देंगे, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं
हाँ, फूड भी देंगे, हाउसिंग फूड जो होता है वो भी देंगे। तो ये कहलाता है एक ऑब्जेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट का, जिसके साथ कंपनी के अंदर एम्प्लॉय लॉन्गर टर्म के लिए काम करते हैं। इससे कंपनी जो है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज़ ज़्यादा देर तक काम करेंगे ना, वो कहेंगे कि यार कंपनी इतना कर रही है हमारे लिए, तो हम भी थोड़ा एफर्ट लगाएँ। ये एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज़ द चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म वाइल असाइनमेंट द वेज रेट। कह रहा है फेवरेटिज्म को कम करें। क्या करें? फेवरेटिज्म मतलब अगर कोई किसी का रिलेटिव है, कोई किसी का खास आदमी है, तो उसको पैसा ज़्यादा देना, उसको सैलरी ज़्यादा देना, उसको वेजेस ज़्यादा देना, जो उसका रिलेटिव है, एम्प्लॉयर का रिलेटिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अदर एम्प्लॉयज़ को इसके अंदर डिमोटिवेशन आएगा। वो कंपनी को अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे। वो कहेंगे कि यहाँ पे फेवरेटिज्म चल रहा है, इस वजह से कंपनी जो है ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। ये कहला रहा है टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म व्हाइल असाइनमेंट द वेज रेट। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा मेरे से। कह रहा है टू स्टेब्लिश जॉब सीक्वेंसेस एंड लाइंस ऑफ प्रमोशन वेरेवर एप्लीकेबल। इसमें कह रहा है जॉब सीक्वेंसेस को स्टेब्लिश करना और लाइंस ऑफ प्रमोशन वेरेवर एप्लीकेबल। मतलब जॉब सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन मिलने लगता है एक एक कंटिन्यू लाइन में, मतलब अगर एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन देते हैं, अच्छी रैंक में देते हैं, थोड़ा सा ऊपर। अगर और अच्छे से काम कर रहा है तो उसको थोड़ा और अच्छी रैंक देते हैं। इसे ही कहते हैं जॉब प्रमोशन। सो उनको प्रमोशन प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना फॉर मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड टू इम्प्रूव यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। और कह रहा है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। मोटिवेशन भी तो एक ऑब्जेक्टिव है। क्यों? ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें, उसके साथ साथ यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप भी अच्छा बना। समझ में आ रहा है? यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप भी अच्छा बने। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें कह रहा है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप भी अच्छा बने। ये एक ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन मैनेजमेंट का। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में। सो जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं? कंपनसेशन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा दोबारा, वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक और नाम है जिस नाम से कंपनसेशन मैनेजमेंट को जाना जाता है। अब पहला जो है पार्ट इसका है वेज पॉलिसी आर केयरफुली डेवलप। ये प्रिंसिपल्स हैं इस टॉपिक के, ठीक है? इस टॉपिक से कुछ सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो इसका पहला प्रिंसिपल यही है, वेज पॉलिसी आर केयरफुली डेवलप्ड हैविंग इंटरेस्ट ऑफ। वेज पॉलिसीज़ को डेवलप करना चाहिए किसके इंटरेस्ट में? यही इसमें बता रखा है। सबसे पहला ओनर्स और मैनेजर्स, ओनर्स और मैनेजर के इंटरेस्ट के टूवर्ड वेज पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। वेज पॉलिसीज़ मतलब जिस वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलेगा, एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, लेबर को वेजेस मिलेगा और उनको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। ये वेज पॉलिसी कहला रहा है। तो वेज पॉलिसी किस किस के कंसिडरेशन में होना चाहिए, मतलब किसके फ़ायदे में होना चाहिए? सबसे पहले कह रहा है मालिक या मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर जो होता है, जो ऊपर एम्प्लॉयर होता है, और मालिक मतलब जो सबका बॉस होता है, ये उसके फ़ायदे में होना चाहिए। नेक्स्ट है द एम्प्लॉय के फ़ायदे में होना चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉय अपना 100% एफर्ट दे रहा है उसको भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो ये वेज पॉलिसी एम्प्लॉय को भी फ़ायदेमंद होना चाहिए उसके लिए भी, है ना। और नेक्स्ट है द कम्युनिटी मतलब जिस समाज से हम पैसा बना रहा है, कोई भी कंपनी जिस समाज से पैसा बना रही है, जिस समाज से प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट्री लगाई जाती है तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, और अगर वो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया जो है अगर उसमें नहीं है और रेजिडेंशियल एरिया के आसपास है, मतलब जहाँ और मकान है, तो उससे क्या होगा? और लोगों को नुकसान होगा। उससे क्या होगा? और लोगों को जो है नुकसान होगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि फैक्ट्री वहीं लगी है जहाँ और लोगों का घर है, तो उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। सो कम्युनिटी के फ़ायदे में हो, एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे में हो, और दूसरा ओनर्स और मैनेजर के फ़ायदे में हो। अब हम बात करेंगे वेज पॉलिसी का जो दूसरा प्रिंसिपल है। वेज पॉलिसी मस्ट बी क्लियरली सॉरी इसमें कह रहा है वेज पॉलिसी मस्ट बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। कह रहा है वेज पॉलिसी से क्या क्लियरली एक्सप्रेस हो? यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टू अवॉइड एक्सपीडियंसी। इसमें कह रहा है वेज पॉलिसी के थ्रू जो कंपनी है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, इस स्टेबिलिटी रहे, मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको सब एम्प्लॉयज़ को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। ऐसा ना हो कि जो एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के रिलेटिव हैं उनको ज़्यादा पेमेंट मिले, और जो एम्प्लॉय किसी के रिलेटिव ना हो उनको पेमेंट कम मिले। ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, सबको फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले। यही एक ऑब्जेक्टिव होता है किसका? किसी भी कंपनी के अंदर वेज पॉलिसी का। ठीक है, ये वेज पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है।
अब थर्ड वेज पॉलिसी क्या है, वेज डिसीजन शुड बी चेक्ड अगेंस्ट फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज। वेज डिसीजंस जो होते हैं वो अगर कुछ गलत लिए जाते हैं तो उसको भी दोबारा रीचेक करना हो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। वेज डिसीजन शुड बी चेक्ड अगेंस्ट फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज, अगर कोई पॉलिसी गलत बना रखी हो उसको रीचेक करें। नेक्स्ट है, इट हैज़ इंश्योर्ड दैट एम्प्लॉयज़ नो एंड अंडरस्टैंड द वेज पॉलिसी, और एक और है कि एम्प्लॉयज़ को खुद वेज पॉलिसी के बारे में पता हो, एम्प्लॉयज़ वेज पॉलिसी को जानते हों, उन्होंने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली हो, हर एक एम्प्लॉय को समझाया जाए कि कंपनी के क्या क्या रूल हैं और क्या क्या रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं कंपनी के अंदर काम करते वक्त, तो उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यही कह रहा है, वेज पॉलिसी के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है, वेज पॉलिसी आर टू बी इवैल्यूएटेड पीरियडिकली टू इंश्योर दे आर एडिक्वेट फॉर करंट नीड। कह रहा है वेज पॉलिसी को ना टाइम टू टाइम पे ना एडिक्वेटली क्या करना चाहिए, एवेल्यूएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेज पॉलिसी सही है कि नहीं है। अब टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ वेज पॉलिसी पुरानी हो जाती है, जैसे हमारी करेंसी जो है उसका एक जो करेंसी का जो प्राइस है ना वो गिरता जा रहा है। अब मतलब पहले क्या होता था कि 10 रुपये में काफ़ी ज़्यादा गुड्स खरीद लेते थे, काफ़ी ज़्यादा सामान खरीद लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे 10 रुपये में एक बिस्कुट का पैकेट बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये कहलाता है कि पैसे की मतलब जो टाइम टू टाइम है वो पॉलिसीज़ चेंज हो रही है, पैसे की वैल्यू भी चेंज हो रही है ना। तो यही कह रहा है इसमें कि वेज पॉलिसी को इवैल्यूएट करना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि करंट नीड को समझा जा सके। ठीक है, यही बता रहा है इसमें। 6th जो प्रिंसिपल है वो है, सम कंपनीज हैव वेज सैलरी एंड वेज कम्युनिटी फॉर स्टेब्लिशिंग वेज पॉलिसी एंड टू रिकमेंड चेंजेस। कह रहा है कुछ कंपनी का क्या है, वेज सैलरी और वेज कम्युनिटी है। क्या होता है ये, फॉर स्टेब्लिशिंग वेज पॉलिसीज। अब इसमें ये क्या होता है, मैं ये बता दूं कि कुछ कंपनीज जो होती हैं क्या करती हैं, वेज कम्युनिटी बना देती हैं। क्या करती हैं, वेज कम्युनिटी, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को या लेबर्स को प्रॉपर सैलरी मिल सके, और अगर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चल सके कि यहाँ पे इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। ठीक है, यही कराता है वेज एंड सैलरी कम्युनिटी फॉर स्टैब्लिशिंग वेज पॉलिसी एंड रिकमेंड चेंजेस, अगर कोई चेंज भी करना हो तो वो भी कर सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँगा। सो आप इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप चैनल में पोस्ट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा कुछ ही घंटों में। सो आई होप आपको अच्छा लगे हो। देखने के लिए थैंक यू।